हेलो ऑल। तो आज के लेक्चर में हम लोग सोशियोलॉजी का नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर शुरू कर रहे हैं, दैट इज सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। सोशल स्ट्रेटिफिकेशन की अगर मैं बात करूंगा तो वैसे भी हम लोगों ने इसको थोड़ा सा डिस्कस किया था। सोशल स्ट्रेटिफिकेशन के ऊपर कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर और उसके साथ साथ टैलकट पार्सन के द्वारा जो वो लिखा गया, तो उनकी जो कॉन्ट्रीब्यूशन है, थ्योरीज हैं, उनके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन आज का जो हमारा लेक्चर है वहां पे हम लोग बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन कर लेते हैं कि सोशल स्ट्रेटिफिकेशन जो है उसका मतलब क्या है। जैसे अगर मैं आपको थोड़ा एग्जाम्पल के जरिए समझाने की कोशिश करूं जहां पे हम लोगों को सोशल स्ट्रेटिफिकेशन देखने को मिलती है, तो उसका जो परफेक्ट एग्जाम्पल है वो है इंडिया के अंदर मौजूद कास्ट सिस्टम या वर्ण सिस्टम। वर्ण सिस्टम क्या है? जहां पे पूरे का पूरा जो हमारा समाज है, क्लियर, वो चार अलग अलग वर्णों में, कभी पांचवा जैसे अनटचेबल उनको फिफ्थ भी कंसिडर किया जाता है, चार अलग अलग वर्ण जो है उनमें विभाजित किया जाता है, जिनमें सबसे पहले ब्राह्मण्स हैं, फिर क्षत्रियाज हैं, क्लियर, फिर उसके बाद जो है वो वैश्य हैं, और चौथा वर्ण जो माना जाता है वो क्या है? शूद्रास है, क्लियर। तो क्या हो रहा है कि एक समाज, एक सोसाइटी जहां पे अलग अलग ग्रुपिंग की जा रही है इंडिविजुअल्स की, और इन ग्रुपिंग्स में ये भी डिसाइड किया जा रहा है कि कौन सा ग्रुप जो है वो सुपीरियर है। सुपीरियर ग्रुप होने का मतलब क्या है, समझिए। यहां पे कोई भी सुपीरियर है तो उसके पास पावर ऑटोमेटिकली ज्यादा होगी। अगर मैं किसी को सुपीरियर कहूंगा, ऑटोमेटिकली वेल्थ उसके पास ज्यादा होगी। अगर किसी को मैं सुपीरियर कहूंगा तो ऑटोमेटिकली प्रेस्टीज भी उसकी ज्यादा होगी। तो होता क्या है कि इस तरह का जो वर्ण सिस्टम है, जहां पे ऐसा माना जाता है कि जो ब्राह्मण है, क्लियर, वो ज्यादा जो है वो पावरफुल हैं, या ज्यादा जो है वो उनकी प्रेस्टीज है, उनकी हमेशा जो है वो पूजा करनी चाहिए, इस तरह की चीजें जो हमारे समाज में कही जाती है। तो यहाँ पे जो ब्राह्मण समाज है उससे ये ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा कि कोई ब्राह्मण जो है वो कितना अमीर है, क्या है। बस ये है कि ब्राह्मण को पावरफुल इसलिए माना जाता था पुराने टाइम पे, क्योंकि सारे का सारा जो वेदों का नॉलेज था, या सारे का सारा जो धर्म का नॉलेज है, वो ब्राह्मणों के पास ही हुआ करता था। यही कारण था इनको हायरार्की में टॉप पे रखा गया था। हायरार्की में टॉप पे रखा गया था। हायरार्की मतलब जहां पे एक प्रॉपर सीक्वेंस है, जहां पे हर कोई किसी ना किसी का एक सुपीरियर है, और उसके नीचे हम लोगों को बाकी जो कैटेगरीज हैं वो देखने को मिलती हैं। जैसे आप यहाँ पे वर्ण सिस्टम है, एक पूरी हायरार्की देख रहे हो। हायरार्की में क्या है? सबसे ऊपर ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, दूसरे नंबर तीसरे नंबर पे वैश्य है, और चौथे नंबर पे जो वो आप शूद्र है। तो एक पूरी हायरार्की बनी है। हायरार्की सीधा बता रही है कि जो हायरार्की में टॉप पे आएगा वो सबसे ज्यादा सुपीरियर होगा। तो ब्राह्मण को नॉर्मली सुपीरियर माना जाता था, क्लियर। तो इस तरह का जो सिस्टम है, जहां पे समाज के अंदर हम लोगों को अलग अलग ग्रुपिंग देखने को मिलती है, और उस ग्रुपिंग के बेसिस के ऊपर ये डिसाइड किया जाता है कि कौन सुपीरियर है, कौन इंफीरियर है, इसको हम लोग कहते हैं सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। तो जो कास्ट सिस्टम इन इंडिया या वर्ण सिस्टम इन इंडिया है, वो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन का एक परफेक्ट एग्जांपल है। अब देखिए, जो पावर है वो क्षत्रिय के पास है, जो वेल्थ है वो क्षत्रिय के पास है, और जो प्रेस्टीज है सबसे ज्यादा वो किसके पास है? वो ब्राह्मण के पास है। तो नॉर्मली क्या होता है कि जो सुपीरियर या हायरार्की में टॉप पे रहते हैं उनके पास पैसा, प्रेस्टीज और पावर सबसे ज्यादा हमें देखने को मिलती है। वेल्थ का मतलब तो शायद आपको समझ आ ही रहा होगा। वेल्थ का मतलब है पैसा, वो चाहे मूवेबल एसेट्स के रूप में है, चाहे वो इमूवेबल एसेट के रूप में है। पावर का मतलब है कि जब आप बोलोगे तो कितने लोगों को आप इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, कितने लोग जो है वो आपकी बात को मानेंगे। पावर एंड अथॉरिटीज कंसेप्ट को भी हमने डिस्कस किया है। प्रेस्टीज का मतलब है कि आपका स्टेटस क्या है, क्लियर। आप जो इस ग्रुप के इंडिविजुअल्स हैं उनको समाज में किस नजर से देखा जाता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि पहले ऐसा बोला जाता था कि जो ब्राह्मण हत्या है ये बहुत बड़ा पाप है। उसका कारण यह था कि ब्राह्मण जो है उसके पास सारा नॉलेज प्रोजेस्ड है, तो उसकी हत्या नहीं करनी चाहिए। तो ब्राह्मण हमेशा एक प्रेस्टीज लेके घुमा करता था, क्लियर। जो कहीं ना कहीं आजकल का जो समाज, आजकल की सोसाइटी है, वहां पे भी हम लोगों को देखने को मिलता है। तो जो कास्ट सिस्टम, जहां से जो वर्ण सिस्टम से निकला हुआ है, इसको हम लोग एक परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन के रूप में देखते हैं। तो ये तो चलो एक इंडिया का एग्जाम्पल हो गया। एक दो एग्जाम्पल और आपको देता हूं जो हमने अभी तक डिस्कस किए हुए हैं। याद करिए, जब हम लोगों ने फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में डिस्कस किया था तो हमने देखा था कि फ्रेंच रेवोल्यूशन से पहले जो फ्रांस की सोसाइटी है, फ्रेंच रेवोल्यूशन से पहले जो फ्रांस की सोसाइटी है, वो अलग अलग एस्टेट्स में डिवाइडेड थी। अलग अलग एस्टेट में डिवाइडेड थी, जिसमें सबसे पहले कौन आता था? सबसे टॉप पे आया करते थे क्लर्जी, आया करते थे, जिनको सबसे ज्यादा जिनकी सुनवाई होती थी। इसका सबसे बड़ा कारण है क्लर्जी का मतलब है रिलीजियस गुरु तुम्हारे, क्लियर।
क्योंकि फ्रेंच रेवोल्यूशन से पहले जो फ्रेंच सोसाइटी थी वो बहुत ज्यादा ऑर्थोडॉक्स हुआ करती थी, बहुत ज्यादा धार्मिक हुआ करती थी। तो जब सोसाइटी धार्मिक होगी तो ऑब्वियस बात है जो धर्म के ठेकेदार होंगे, धर्म के गुरु होंगे, उनके पास ज्यादा पावर होगी, ज्यादा ताकत होगी। क्लियर। फिर आते थे आपके जो आपके नोबल्स थे, जो ऑफिशियल्स वगैरह हुआ करते थे, जो डिसीजन मेकिंग लेते थे, वो सेकंड नंबर पे आते थे। और तीसरे नंबर पे आया करते थे सर्फ्स। क्लियर। सर्फ जो थे वो बेसिकली जो आपके ना मिडिल क्लास फैमिली होगी या वर्कर्स हो गए, एग्रीकल्चरिस्ट हो गए, सारे के सारे जो इसी कैटेगरी में आया करते थे। तो वहां पे क्या था, ये यूरोपियन सोसाइटी जो है वहां पे भी हम लोगों को पूरा सोशल ग्रुपिंग देखने को मिलती थी नोबल्स, क्लर्जी और सर्फ के बीच में, जहां पे जो क्लर्जी और नोबल्स हैं इनको सुपीरियर माना जाता था और जो सर्फ्स हैं उनको इंफीरियर माना जाता था। तो मान लीजिए अगर क्लर्जी और नोबल सुपीरियर है तो क्या होगा, जो सुपीरियर होगा उसके पास वेल्थ ज्यादा होगी, पावर ज्यादा होगी, और ऑटोमेटिक सी बात है उसके पास जो है वो प्रेस्टीज भी ज्यादा होगी। तो ये आपका सोशल स्ट्रेटिफिकेशन का एक और एग्जांपल है। तो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, पूरी सोसाइटी को अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है। एक ग्रुप उनमें से सबसे या कुछ ग्रुप्स उनमें से सुपीरियर होते हैं, कुछ ग्रुप्स को इंफीरियर माना जाता है। जो ग्रुप सुपीरियर होगा उसके पास हमें वेल्थ, पावर, प्रेस्टीज, ये सारी की सारी चीजें जो है वो एक्यूमुलेट होती हुई देखने को मिलती है। क्लियर। इसके साथ एक और एग्जांपल देता हूं, शायद आपको समझ आ गया होगा अब तक तो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, कि जब हम लोग यूरोपियन सोसाइटी को देखते थे जो हैव्स और हैव नॉट्स के बीच में डिवाइडेड थी, तो ऐसे ही था ना। अब बताइए जरा, शाबाश। हैव्स और हैव नॉट्स हैं, यानी कि पूरे का पूरा जो समाज है उसमें 2% लोग मान लेते हैं हैव्स हैं और 98% लोग जो है वो हैव नॉट्स हैं। क्लियर। तो समाज के अंदर दो ग्रुप्स बन गए। अब मैंने आपको बताया क्या कि वेल्थ, प्रेस्टीज और पावर, अब इन दोनों ग्रुप्स में बताओ सारे का सारा जो पैसा है वो किसके पास है, हैव्स के पास है। पावर किसके पास है, हैव्स के पास है। प्रेस्टीज किसके पास है, स्टेटस किसका बड़ा है, हैव्स का बड़ा है। क्लियर। तो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन में क्या रहता है, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन में हम लोगों को सोसाइटी के अंदर डिविजन्स देखने को मिलते हैं, और वो जो डिवीजन होते हैं वो हेरारिकल डिवीजन होते हैं। और जब वो डिवीजन होता है तो वहां पे कुछ वैल्यूज हैं, जैसे ये वेल्थ है, प्रेस्टीज या पावर है, ये वो वैल्यूज हैं जो किसी एक ग्रुप के पास या मल्टीपल ग्रुप्स के पास हम लोगों को कॉन्सेंट्रेट होती हुई देखने को मिलती है। जैसे जब मैंने वर्ण सिस्टम की बात की तो प्रेस्टीज, पावर और वेल्थ जो है वो जो टॉप के पहले दो वर्ण थे, दैट इज ब्राह्मण और क्षत्रिय, उनमें डिस्ट्रीब्यूट होती हुई देखने को मिलती थी। इवन जो वैश्य थे वहां पे भी वेल्थ होती थी, लेकिन जो शूद्र थे जिनको कंप्लीटली इंफीरियर पहले कंसीडर किया जाता था वर्ण सिस्टम के अंदर, वहां पे ना हमें वेल्थ मिलती थी, ना प्रेस्टीज मिलती थी, और ना ही पावर देखने को मिलती थी। तो होता क्या है कि जैसे सोशल स्ट्रेटिफिकेशन होती है तो उसमें एक ग्रुप जो सुपीरियर होता है उसके पास ऑटोमेटिकली तीन चीजें आ जाती हैं, दैट इज वेल्थ, प्रेस्टीज एंड पावर। क्लियर। तो ये दो तीन एग्जांपल्स थे सोशल स्ट्रेटिफिकेशन के। तो होपफुली आप लोगों को इसके बारे में पता चल गया हो। तो ये तो बस बेसिक आसान सी भाषा में आप लोगों को समझाने का एक तरीका था कि जो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन है उसका मतलब क्या होता है। समझ आ गया सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। तो होपफुली थोड़ा सा विजुलाइज कर पा रहे होंगे व्हाट इज सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। अब थोड़ा सा मैं आप लोगों के साथ ये भी डिस्कस कर लेता हूं कि जो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन है वो एक कंसेप्ट के रूप में कैसे डेवलप हुआ, उसको कैसे हम लोगों ने ट्रेस करना है। अब देखिए, अगर मैं इन जनरल सोसाइटी को देखता हूं, इन जनरल अगर मैं समाज को देखता हूं, तो क्या सारे के सारे लोग जो इस सोसाइटी या इस समाज के अंदर मौजूद हैं, वो आपको ऐसा लगता है कि सारे के सारे जो वो इक्वल है? इक्वल का मेरा मतलब समझो, इक्वल ये नहीं बोल रहा हूं मैं कि इसको लग रहा है कि दूसरा इक्वल है, तीसरा इक्वल है, चौथा इक्वल है, पांचवा इक्वल है। जो हमारे यहाँ पे इक्वालिटी की डेफिनेशन क्या है कि मैं सबको मान लूं कि वो मेरे बराबर है, मैं किसी से बड़ा नहीं हूं, ना मैं किसी से छोटा हूं, और दूसरा भी मेरे बारे में ये सोचे और हम सारे एक दूसरे के बारे में ऐसा सोचे, दैट इज इक्वालिटी। क्लियर। लेकिन इक्वल क्या हम लोग हैं? इक्वल का मतलब क्या है कि ये और ये दोनों का या पूरे लोग जितने भी यहां पे उनका सेम जेंडर है, ऐसा तो नहीं है ना, है ना। कुछ फीमेल हैं, कुछ मेल हैं। क्लियर। कुछ फिजिकली स्ट्रांग हैं, कुछ फिजिकली वीक हैं, कुछ मेंटली स्ट्रांग हैं, मेंटली वीक हैं। कुछ लोग ऐसी ज्योग्राफिकल एरिया में रह रहे हैं जहां पे उनके पास चीजों की एक्सेसिबिलिटी नहीं है, कुछ ऐसी ज्योग्राफिकल एरिया में रह रहे हैं जिनके पास चीजों की एक्सेसिबिलिटी बहुत ज्यादा है। कुछ की हाइट बहुत है, कुछ जो कईयों की हाइट छोटी है। तो क्या कह रहा हूं मैं कि हम लोग इक्वल नहीं होते, हर एक इंसान दूसरे से कैसे न कैसे डिफरेंट होता है, अलग होता है। तो समाज या सोसाइटी के अंदर रियलिटी में
डिफरेंसेस होते हैं। डिफरेंसेस होते हैं। डिफरेंसेस होने का मतलब ये नहीं है कि यहां पे कोई एक अपने आप को दूसरे से बेटर मान रहा है, सुपीरियर मान रहा है। डिफरेंसेस का मतलब है जो रियलिटी में है। अब नेचर ने किसी को लड़का पैदा किया, लड़की पैदा किया, दोनों डिफरेंट तो हो गए ना जेंडर में। वैसे दोनों को एक दूसरे को बराबर मानना चाहिए, वो नहीं नेचर ने कहा कि दोनों में से कौन बड़ा है। नेचर ने दोनों को पैदा किया तो दोनों इक्वल है। क्लियर? लेकिन एक का जेंडर डिफरेंट है, दूसरे का जेंडर डिफरेंट है। एक के पास शायद पैसा ज्यादा आ गया टाइम के साथ साथ, दूसरे के पास पैसा जो है वो कम होगा। तो डिफरेंसेस जो है वो नेचर भी कॉज कर सकती है। रेस है, किसी का कलर डिफरेंट है, दूसरे का कलर डिफरेंट है। ठीक है, नेचर ने एक को डिफरेंट रंग दिया, दूसरे को नेचर ने डिफरेंट रंग दिया। तो दोनों देखने में डिफरेंट हैं, अलग हैं। दोनों को एक दूसरे को अलग नहीं मानना चाहिए, बट रियलिटी में दोनों एक दूसरे से अलग है। तो हम लोगों को सोसाइटी या समाज के अंदर जो है वो डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं, चाहे वो नेचुरल है, चाहे वो मैन मेड डिफरेंसेस है। बट होता क्या है, या प्रॉब्लम कब आती है? प्रॉब्लम तब आती है जब इन्हीं डिफरेंसेस को हम लोग इन इक्वालिटी में कन्वर्ट कर देते हैं। जब इन्हीं डिफरेंसेस को हम लोग इन इक्वालिटी में कन्वर्ट कर देते हैं। अब इन इक्वालिटी में देखो कैसे कन्वर्ट करेंगे। इन इक्वालिटी में हम लोग कैसे कन्वर्ट करेंगे? यहां पे फीमेल है, यहां पे मेल है। क्लियर? डिफरेंट है लेकिन दोनों बराबर है एक दूसरे की नजर में। लेकिन समाज ने कहा कि जो मेल है, जो मेल है वो फीमेल से सुपीरियर है। सुपीरियर क्यों है? क्योंकि मेल ज्यादा स्ट्रांगली बिल्ड है, मेल जो है वो हमेशा काम कर सकता है। क्लियर? फीमेल जो है वो उनका डिफरेंट बॉडी की जो वो संरचना हुई है, उनका ऑब्जेक्टिव डिफरेंट है। मेल का डिफरेंट ऑब्जेक्टिव जो है वो दुनिया में आने का। लेकिन इंसान क्या करता है कि मेल को ज्यादा सुपीरियर डिक्लेयर कर देता है, चाहे इन टर्म ऑफ पावर है, वेल्थ है, या कुछ भी है, एज कंपेयर टू फीमेल। तो अब हुआ क्या कि जो समाज के अंदर डिफरेंसेस थे कि मेल और फीमेल दोनों को अलग अलग बनाया गया था नेचर के द्वारा, वहां पे मेल को जो है वो समाज ने सुपीरियर डिक्लेयर कर दिया। सुपीरियर का मतलब है कि अब पूरे परिवार में जो पैसा होगा वो किसके पास जाएगा? मेल के पास जाएगा। जो प्रेस्टीज होगी, स्टेटस होगा, वो मेल का ज्यादा बेटर होगा। पावर पूरे परिवार के ऊपर या पूरे समाज के ऊपर किसकी एग्जर्ट होती हुई देखने को मिलेगी? हमें मेल की देखने को मिलेगी। तो हजारों सालों का इतिहास हो गया हमारा, मेल ने ही मेनली डोमिनेट किया है समाज के अंदर या सोसाइटी के अंदर। तो हुआ क्या कि जब आपने ये मान लिया इन डिफरेंसेस के बेसिस के ऊपर कि मेल जो है वो ज्यादा सुपीरियर है, जैसे तुमने मेल को सुपीरियर कहा, इसका मतलब है तुमने अब इन डिफरेंसेस में एक वैल्यू डाल दी। वैल्यू में तुमने एक को सुपीरियर कहा, दूसरे को इंफीरियर कहा, और जो सुपीरियर हुआ उसके पास ऑटोमेटिकली वेल्थ, प्रेस्टीज, पावर, सारी की सारी चीजें जो हैं वो आ गई। क्लियर? और एक को किसी को सुपीरियर कहा तो समाज या सोसाइटी के अंदर जो है वो क्या इंट्रोड्यूस हो गया? समाज या सोसाइटी के अंदर इन इक्वालिटी की इंट्रोडक्शन हो गई। तो इनइक्वालिटी इस तरीके से जो है वो आई। तो रियलिटी में डिफरेंसेस थे सोसाइटी में, लेकिन हम लोगों ने उन्हीं डिफरेंसेस को इनइक्वालिटी में कन्वर्ट कर दिया। इनइक्वालिटी का मतलब है कि जहां पे कुछ लोगों को ज्यादा पावरफुल माना जाता है और उनके पास सारे के सारे अधिकार, सारे के सारी पावर, प्रेस्टीज और मनी जो है वो उनके पास कॉन्सेंट्रेट हो जाता है। क्लियर? और यही इनइक्वालिटी जो है, अब देखो इनइक्वालिटी मानना, तो अभी तक तो समाज में सारे बराबर थे, बस डिफरेंट थे जेंडर पे लेकिन बराबर थे। अब क्या हो रहा है? इस समाज में मेल और फीमेल के बीच में दो ग्रुप्स बन गए जिनमें मेल सुपीरियर है, फीमेल सुपीरियर नहीं। तो ये क्या है? ये आपकी सोशल स्ट्रेटिफिकेशन है। तो इनइक्वालिटी बेसिकली जो है वो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन को लीड करती है, और सोशल स्ट्रेटिफिकेशन के नेगेटिव इंपैक्ट जो है वो हम लोगों को समाज के अंदर काफी ज्यादा देखने को मिलते हैं। उनके बारे में भी 2 मिनट में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूं। लेकिन होपफुली आप लोगों को ये सारे का सारा जो पूरा कंसेप्ट है सोशल स्ट्रेटिफिकेशन की, कैसे जो डिफरेंसेस हैं उनको जब हम लोग इनइक्वालिटी के साथ, या जब वो इनइक्वालिटी को लीड करते हैं, तो ऑटोमेटिक सी बात है समाज में डिवीजन हो जाते हैं, जिनमें एक ग्रुप ज्यादा सुपीरियर माना जाता है, दूसरा सुपीरियर ग्रुप जो वो कम सुपीरियर माना जाता है। और ऐसे सोशल स्ट्रेटिफिकेशन जो है उसकी इंट्रोडक्शन हमारे समाज या हमारी सोसाइटी के अंदर हम लोगों को देखने को मिलती है। क्लियर? यहां तक कहानी सबको समझ आ गई? अब आगे समझ की नहीं आई? क्लियर? अब देखिए इसके नेगेटिव इंपैक्ट समझने की कोशिश करो तुम। देखो, मान लो हैव्स हैं, हैव नॉट्स हैं। क्लियर? हैव्स वो हैं या जो डोमिनेटिंग पोजीशन में है, चाहे फिर वो वर्ण सिस्टम ले लो आप लोग, या फिर आप लोग जो एस्टेट वाला सिस्टम है वो ले लो। अब आप खुद बताओ, यहाँ पे सिंपल सी स्ट्रेटिफिकेशन की है, ज्यादा बेटर हेल्थ फैसिलिटीज जो वो किसके पास होंगी?
हेल्थ फैसिलिटीज ज्यादा किसके पास होंगी? ऑब्वियस सी बात है, जिसके पास पैसा होगा, यानी कि हैव्स के पास हेल्थ फैसिलिटीज बेटर है। एजुकेशन फैसिलिटीज किसके पास होंगी? जो हैव्स है उनके पास एजुकेशनल फैसिलिटीज है वो बेटर होंगी। पॉलिटिशियंस को कंट्रोल कौन करेगा? जो पैसा पॉलिटिशियंस को देगा वो उनके ऊपर ज्यादा बेटर कंट्रोल एस्टेब्लिश कर पाएगा। तो ऑब्वियसली बात है पॉलिटिकल कंट्रोल जो वो हैव्स का ज्यादा होगा। और ये जो बेचारे हैव नॉट्स है, यानी कि सोशल स्ट्रेटिफिकेशन के कारण बना हुआ दूसरा ग्रुप है, जिसको इंफीरियर कंसीडर किया जाता है, इसकी ना हेल्थ सिचुएशन अच्छी होगी, ना इसकी कभी एजुकेशन अच्छी होगी, और इन लोगों के साथ जब हम लोगों को बहुत ज्यादा लार्ज स्केल के ऊपर इनइक्वालिटी या डिस्क्रिमिनेशन फेस होती हुई देखने को मिलेगी। क्लियर? नहीं तो खुद सोचो कि जब भी ना कोई बीमारी आती है, जब भी कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है, बहुत बड़ी त्रासदी आती है, जैसे अभी का मैं एग्जांपल दे देता हूँ कि जब कोविड का टाइम पीरियड था तो स्पेसिफिक टाइम पे हॉस्पिटल में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही थी। तो जिनके पास पैसा था वो तो हॉस्पिटल लोगों को पहुंचा दे रहे थे, और उसके साथ साथ ऑक्सीजन सिलेंडर जो भी लगना था वो लगा ले रहे थे। लेकिन जिन बेचारों के पास पैसा ही नहीं था, जिनके पास मनी ही नहीं है, वो अपने लोगों को बचा भी नहीं पा रहे थे। तो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन के कारण जहां पे दो अलग अलग ग्रुप्स, जिनमें एक सुपीरियर माना जाता है दूसरा इंफीरियर माना जाता है, उसके बेसिस के ऊपर हम लोगों को जब वो पूरी सोसाइटी या समाज के अंदर डिवीजन देखने को मिलता है, जो अल्टीमेटली सोशल इनइक्वालिटीज और डिस्क्रिमिनेशन को लीड करता है। तो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन जो है वो आपका काफी, या स्पेसिफिक कंसेप्ट के कारण या स्पेसिफिक एस्पेक्ट ऑफ सोसाइटी के कारण जो है वो काफी लोग ऐसे हैं जिनके साथ जिनका शोषण होता है। क्लियर? डन? तो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन जो है वो होपफुली आप लोगों को थोड़ा सा और ज्यादा क्लियर हुआ होगा। अब यहां पे सवाल आएगा कि सोशल स्ट्रेटिफिकेशन होती कैसे, यानी कि कैसे डिसाइड होता है कि हायरार्की में ये पहले नंबर पे है, ये दूसरे पे, या तीसरे पे, या चौथे पे। तो बेसिकली इसके लिए 4 स्टेप्स यूज होते हैं। तो 4 स्टेप फॉर्मूला है, देयर इज 4 स्टेप फॉर्मूला फॉर सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। तो देखिए उसमें पहला स्टेप जो है वो है डिफरेंशिएशन, दूसरा इवेल्युएशन, तीसरा रैंकिंग, और चौथा है रिवॉर्डिंग। तो समझाता हूं इसका मतलब क्या है। जैसे मान लीजिए एक समाज है, एक सोसाइटी है। इस सोसाइटी में मैंने थोड़ी देर पहले आप लोगों को बताया कि समाज के अंदर डिफरेंसेस होते हैं, मेल है, फीमेल है, वेल्थ है, कम वेल्थ है, फिजिकली स्ट्रांग है, फिजिकली वीक है। तो समाज के अंदर डिफरेंसेस जरूर होते हैं। तो सबसे पहले ये जो अलग अलग डिफरेंट ग्रुप बने हैं, जैसे मान लो फीमेल है, दूसरा ग्रुप मान लेते हैं कि मेल बना हुआ है, ठीक है, तीसरा ग्रुप मान लीजिए शूद्र है, चौथा ग्रुप जो है वो मान लीजिए ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं। तो इस तरीके से पूरे के पूरी समाज में जो अलग अलग तरह के जो सोशल सिस्टम, जैसे मान लो मेल फीमेल को ज्यादा परफेक्ट एग्जांपल आ जाएगा कि मेल और फीमेल है, या मान लीजिए अलग अलग लोग हैं, जिनमें कुछ लोग जो हैं उनको ब्राह्मण और क्षत्रिय मत बोलिए, कुछ लोग ऐसे हैं जो एजुकेशन ग्रहण कर रहे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो लड़ाई लड़ रहे हैं, वॉरियर हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो बिजनेस कर रहे हैं। क्लियर? तो इस तरीके से पूरे के पूरे समाज में अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट काम करते हुए लोग हम लोगों को देखने को मिलते हैं। यानी कि समाज के अंदर डिफरेंसेस मौजूद होते हैं, चाहे वो मैन मेड है चाहे वो नेचुरल है। होपफुली इसके बारे में तो आपको कोई डाउट नहीं होगा। अब इन्हीं डिफरेंसेस के बेसिस के ऊपर इवेल्युएशन की जाती है। इवेल्युएशन क्या की जाती है कि ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है, इन सब में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यानी सबसे ज्यादा सुपीरियर कौन है। सुपीरियर वही होगा जो ज्यादा कंट्रीब्यूशन कर रहा होगा। अब यहाँ पे जो जिस समाज को जो है धर्म के बारे में बता रहा है, दैट इज एक ग्रुप ऑफ पीपल जो धर्म के बारे में बता रहा है, दैट इज योर ब्राह्मण। तो ऑब्वियस ही बात है इवैल्यूएशन करते हुए जो है वो हम लोगों को उसके हम है ना उसका हर एक काम जो है उसका हर एक वर्क जो है फॉर दिस सोसाइटी उसको हम लोग प्रॉपर्ली इवैल्यूएट करेंगे कि ब्राह्मण अच्छा ये कर रहा है, क्षत्रिय जो वो ये कर रहा है, मेल ये कर रहा है, फीमेल ये कर रहा है। तो इवैल्यूएशन में हर एक एस्पेक्ट है, वेल्थ है, प्रेस्टीज है, पावर है, क्लियर, सोसाइटी को कितना इन्फ्लुएंस किया जा सकता है, हर एक एस्पेक्ट को जो है वो कवर किया जाएगा। तो पहले डिफरेंशिएशन है, अलग सोसाइटी है, फिर इवेल्युएशन हो रही है, यानी कि हर एक जो एस्पेक्ट ऑफ द सोसाइटी, हर एक ग्रुप ऑफ द सोसाइटी है उसको इवेल्युएट किया जा रहा है कि कौन क्या काम कर रहा है, फिर जिस तरह का फंक्शन वो परफॉर्म कर रहा है उसकी इंपॉर्टेंस के बेसिस के ऊपर उनकी रैंकिंग की जा रही है। ठीक है, रैंकिंग की जा रही है। रैंकिंग का मतलब है कि सबसे ज्यादा काम या सबसे इंपॉर्टेंट काम जो वो मान लो ब्राह्मण कर रहा है, फिर क्षत्रिय कर रहा है, फिर वैश्य कर रहा है। तो इस तरीके से रैंकिंग जो है वो एज पर देयर वर्क, एज पर देयर इंपॉर्टेंस टू द सोसाइटी उसको प्रॉपर्ली डिजाइन किया जाता है। और फिर उसके बाद जो है वो उनको रिवॉर्ड मिलता है। रिवॉर्ड का मतलब है कि जो हमेशा पहले नंबर पे होगा उसको हमेशा सबसे ज्यादा सुपीरियर जो वो कंसीडर किया जाएगा, और जब भी डिसीजन मेकिंग होगी तो हमेशा उसके फेवर में होने के चांसेस ज्यादा होंगे। जब भी प्रेस्टीज की बात होगी तो हमेशा ब्राह्मण जो उसको ज्यादा प्रेस्टीज जो है उसमें कंसीडर किया जाएगा, उसको ज्यादा 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 बड़ा स्टेटस जो है वो समाज के अंदर उसका हम लोगों को देखने को मिलेगा, क्योंकि वो एक ऐसा काम कर रहा था जब हमने उसकी इवैल्यूएशन की थी जो जो धर्म को प्रोटेक्ट कर रहा है, और वो समाज जहाँ पे धर्म की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है।
तो ऑब्वियस सी बात है जहाँ पे धर्म की ज्यादा इंपॉर्टेंस होगी वहां पे जो धर्म के प्रचारक होंगे या धर्म के रखवाले होंगे उनको जो है वो ज्यादा बड़ा स्टेटस दिया जाएगा। क्लियर। और स्टेटस बड़ा होने का मतलब आप समझ लीजिए कि अब यह एक ऐसा टाइम है, आज भी ऐसा ही है कि कोई भी चीज है, चाहे कोई मृत्यु हो रही है किसी की या कोई किसी का जन्म हो रहा है, वो बिना जो ब्राह्मण है उसके बिना नहीं हो सकता है। कुछ भी फंक्शंस है, कुछ भी है, हर जगह ब्राह्मण का होना जो जरूरी है, क्योंकि ब्राह्मण को सबसे पहला स्टेटस जब वो समाज के अंदर दिया गया है, जब उसके रोल को प्रॉपरली असेस किया गया, क्योंकि उसका रोल जो है वो धर्म को इम्प्लीमेंट करना, और पूरा जो पूरा समाज है हमारा यहाँ पे वो धर्म के ऊपर ही कहीं ना कहीं चल रहा है। पर्सनल लाइफ तो चल रही है, बाकी चलिए तो संविधान और कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर भी चल रही है, यहाँ पे मैं सिर्फ पर्सनल लाइफ की बात कर रहा हूँ। समझ आई कहानी की नहीं? क्लियर है? तो देखो इसी बेसिस पे डिफरेंशिएशन, इवेल्युएशन, रैंकिंग और रिजर्वेशन, यहाँ पे पूरी स्ट्रेटिफिकेशन हुई। कैसे स्ट्रेटिफिकेशन हुई? सबसे ऊपर ब्राह्मण, फिर आगे क्षत्रिय, फिर आगे वैश्य, फिर आगे शूद्रास, फिर आगे अनटचेबल्स। क्लियर? तो इस तरीके से 5 डिफरेंट स्ट्रेटिफिकेशन जो है, ये एक सोशल स्ट्रेटिफिकेशन का ये वाला जो फॉर्मूला, ये 4 स्टेप फॉर्मूला जो है वो आप सब लोगों को पता होना चाहिए कि पहले डिफरेंस देखा जाता है, फिर इवेल्युएट किया जाता है हर एक ग्रुप को, फिर उसके बेसिस पे रैंकिंग की जाती है, फिर उसको रिवॉर्ड किया जाता है। रिवॉर्ड का मतलब है कि फिर उसका स्टेटस जो है वो टॉप पे होगा। जैसे यहाँ पे हम लोगों को जो हमारे यहाँ का कास्ट सिस्टम या वर्ण सिस्टम है, वहां पे हम लोगों को ब्राह्मण जो है वो ज्यादा ऊपर देखने को मिलता है। क्लियर? तो ऐसे हम लोगों को प्रॉपरली सोशल स्ट्रेटिफिकेशन देखने को मिलती है। तो ध्यान रखिए सोसाइटी में क्योंकि डिफरेंसेस है, तभी वैल्यूएशन हुई, तभी रैंकिंग हुई, और तभी रिवॉर्ड हुआ, और फिर सोशल स्ट्रेटिफिकेशन हुई। तो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन के अंदर के लिए जो डिफरेंसेस विद इन द सोसाइटी है उसका होना जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। डिफरेंसेस ये भी हो सकता है कि कोई ट्रेड का काम कर रहा है, कोई लड़ाई लड़ रहा है, तो कुछ लोग लड़ रहे हैं वो वॉरियर्स हो गए, दूसरे जो है वो ट्रेड कर रहे हैं वो आपके वैश्य हो गए। तो डिफरेंसेस हैं, लेकिन ये नहीं कहा किसी ने कि वैश्य बड़ा है या वॉरियर बड़ा है, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन सोसाइटी ने खुद उनको रैंक किया कि वॉरियर जो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो प्रोटेक्ट करेगा, तभी जो वैश्य है वो बिजनेस कर पाएगा, नहीं तो वो बिजनेस भी नहीं कर पाएगा। क्लियर? तो इस तरीके से जो वो हम लोग सोशल स्ट्रेटिफिकेशन को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। अब बताओ जरा यहाँ पे शाबाश, कोई प्रॉब्लम, किसी को कोई परेशानी? समझ आ रहा है सोशल स्ट्रेटिफिकेशन का मतलब क्या है, किन स्टेप से जो हम लोग सोशल स्ट्रेटिफिकेशन करते हैं? क्लियर? तो देखिए जो मैं बार बार जिक्र कर रहा था, एक आपके एंड्रे बेटिले हैं। क्लियर? उन्होंने कहा कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रिवॉर्ड्स ओवरलैप। यानी कि अब आप समझो कि जैसे हमने रैंकिंग कर दी, जैसे ऊपर ब्राह्मण आ गए, फिर क्षत्रिय आ गए, तो इनको 3 तरह के रिवॉर्ड्स मिलेंगे। यानी कि जो सुपीरियर होगा, जो सुपीरियर माना जाएगा, उसको 3 तरह के रिवॉर्ड्स मिलेंगे। रिवॉर्ड्स में क्या मिलेगा कि जो ब्राह्मण है उसकी सबसे ज्यादा प्रेस्टीज है, कहीं ना कहीं ब्राह्मण जो है वो पावर भी है उसके पास, क्योंकि वही डिसाइड कर रहा है, और जो वेल्थ है वो हम लोगों को किसके पास, जो क्षत्रिय या राजा है उसके पास एकोमोडेट होती हुई देखने को मिलती है। तो होता क्या है कि ये जो रिवॉर्ड्स हैं ये हमेशा जो सुपीरियर हैं या स्ट्रेटा के अंदर जो टॉप पे आप लोगों को कैटेगरीज देखने को मिलेंगी, उन्हीं के पास जो ज्यादा रिवॉर्ड हमें देखने को मिलते हैं। अगर मान लीजिए एक ऐसी स्थिति है कि जैसे हैव्स हैं और हैव नॉट्स हैं एंड हैव्स हैं, तो सारे का सारा ये जो तीनों के तीनों रिवॉर्ड्स हैं, मतलब चाहे प्रेस्टीज है, चाहे पावर है, चाहे आपका जो वेल्थ है वो किसके पास है, आपका हैव्स के पास है। लेकिन जैसे हम, या फिर दूसरा सिस्टम ये भी हो सकता है कि जहां पे हमारे यहाँ पे जो वर्ण सिस्टम है वहां पे कुछ रिवॉर्ड जो है, जैसे प्रेस्टीज ब्राह्मण के पास है, जो वेल्थ है या जो पावर है वो क्षत्रिय और ब्राह्मण दोनों शेयर कर रहे हैं। तो जहां पे जो रिवॉर्ड होंगे ऑन द बेसिस ऑफ देयर क्लासिफिकेशन, यहाँ पे देखिए शेयर्ड नहीं हो रहे ना, यहाँ पे तो सारे एक ही ग्रुप के पास है, यहाँ पे 2 ग्रुप्स में जब उन रिवॉर्ड्स को जो वो शेयर किया जा रहा है, तो यहाँ पे 2 तरह की स्ट्रेटिफिकेशन जो है उसको भी हम लोग कैटेगराइज करते हैं। तो ध्यान रखिए जो एंड्रे बेटिले वो कहते हैं कि मान लीजिए अगर सारे के सारे तीनों के तीनों रिवॉर्ड जो हैं वो एक ही ग्रुप के पास हैं, तो उसको कहा जाता है क्यूमुलेटिव स्ट्रेटिफिकेशन। तो जैसे जो हैव नॉट्स और हैव्स वाले 2 ग्रुप बने हुए थे, वहां पे सारी तीनों की तीनों चीजें हैव्स के पास ही होती है। क्लियर? तो उसको क्यूमुलेटिव स्ट्रेटिफिकेशन कहा जाता है। लेकिन जैसे मैंने वर्ण सिस्टम की बात की, तो वहां पे जो टॉप 2 या इवन वेल्थ वैश्य के पास भी होती है, तो टॉप 3 जो वर्णाज है उनमें रिवॉर्ड्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, तो उसको जब वो डिस्पर्स्ड स्ट्रेटिफिकेशन कहा जाता है। तो डिस्पर्स स्ट्रेटिफिकेशन यानी कि जहां पे 2 से ज्यादा या 1 से ज्यादा ग्रुप जो हैं उनमें से इन तीनों में से कोई भी चीज देखने को मिलती है। तो देखिए जैसे चाहे प्रेस्टीज और पावर वैश्य के पास नहीं है, लेकिन वेल्थ तो है। क्लियर? तो एक चीज वैश्य के पास आ गई, पावर एंड वेल्थ जो है वो आपकी क्षत्रिय के पास है, प्रेस्टीज जो है वो किसके पास है, मेनली वो ब्राह्मण के पास है। तो ये तीनों रिवॉर्ड्स 3 जो सुपीरियर टॉप के जो वर्ण थे उनमें देखने को हम लोगों को मिलते हैं। तो वो कौन से टाइप ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन हो जाएगी, वो आप लोगों की डिस्पर्स्ड स्ट्रेटिफिकेशन हो जाएगी। क्लियर? तो बताओ जरा शाबाश, तो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन के बारे में पता लगा आप लोगों को? क्लियर?
इसके साथ साथ एंथनी गिडन्स की भी हम बात करेंगे। तो जो एंथनी गिडन्स हैं, क्लियर, उन्होंने कहा कि जो जो स्ट्रेटिफाइड सिस्टम है उसमें 3 तरह की कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। स्ट्रेटिफाइड सिस्टम में 3 तरह की कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, जिनमें सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि जो सोशल कैटेगरी है वहां पे हम लोगों को रैंकिंग देखने को मिलती है। जैसे देखो, अब मैं बात करता हूं, जैसे क्षत्रिय की बात करते हैं, क्लियर। अब ऐसा नहीं है ना कि क्षत्रिय में भी सारे के सारे ही इक्वल हैं। क्षत्रियों में भी क्या होता है कि एक ही परिवार होता है, एक ही परिवार होता है जो राजा बन रहा होता है, बाकी सारे लोग जो है उसको असिस्ट कर रहे होते हैं। लड़ने वाले बहुत लोग हैं लेकिन राजा बनने वाला जो वो एक ही है। तो राजा कौन बनेगा? जो ज्यादा स्किल्ड होगा, जो ज्यादा निपुण होगा, या जिसका परिवार जो है वो राजा पहले से बनता आया होगा। तो पहली जो इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या रहेगी कि किसी एक सोशल कैटेगरी के अंदर कोई इंसान जो वो रैंक में तो ऊपर जा सकता है लेकिन वो कैटेगरी को क्रॉस नहीं कर सकता है। समझाएगा नहीं? कैटेगरी को कैसे नहीं क्रॉस कर सकता? क्षत्रिय है, वो क्षत्रिय रहेगा ना, वो ब्राह्मण तो नहीं बन पाएगा। या जो वैश्य है वो क्षत्रिय या ब्राह्मण तो नहीं बन पाएगा। समझाएगा नहीं कि नहीं? ठीक है। तो सबसे पहले एंथनी गिडन जो ये कहते हैं कि स्ट्रेटिफाइड सिस्टम में नॉर्मली लोग नीचे से ऊपर जाते हैं। जैसे बहुत बार होता है कि कोई सोल्जर है, वो भी क्षत्रिय है लेकिन वो इतना अच्छा सोल्जर है कि धीरे धीरे वो वहां पे सेनापति बन जाएगा, तो उसने रैंक इंप्रूव किया लेकिन कैटेगरी उसकी क्या रही? कैटेगरी उसकी क्षत्रिय ही रही। क्लियर? तो सबसे पहली चीज जो है वो हम लोगों को ये देखने को मिलती है कि जो भी हमारा एक सोशल ग्रुप या सोशल कैटेगरी है वहां पे रैंक की तो इंप्रूवमेंट होती है लेकिन जो कैटेगरी है उसमें से उसको चेंज करना जो वो बड़ा ज्यादा मुश्किल होता है। कैटेगरी हमें ज्यादा समय तक देखने को मिलती है। दूसरी बात है कि लोगों के जो एक्सपीरियंस और अपॉर्चुनिटीज हैं वो बेसिकली डिपेंड होते हैं वो किस कैटेगरी को बिलोंग करता है। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया, कल को मान लीजिए या वर्ण सिस्टम अगर रिजिड है, आजकल तो उतना ज्यादा नहीं है, लेकिन वर्ण सिस्टम जब रिजिड हुआ करता था आज से 1000-1500 साल पहले, तो वहां पे क्या था कि मान लो वैश्य है, वैश्य कभी भी लड़ाई लड़ने नहीं जा सकता है, चाहे उसका जितना मर्जी मन हो लड़ने का, चाहे वो जितना मर्जी जो है वो स्किल्ड हो वॉर फाइट करने का, लेकिन वो नहीं जाएगा क्योंकि वो लड़ाई करना जो वो किसका काम था? वो क्षत्रिय का काम हुआ करता था। क्लियर? तो हमेशा किसी भी एक इंसान को जो अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, जो ग्रोथ मिलेगी, वो या उसका जो एक्सपीरियंस होगा कि लोग उसको अच्छा ट्रीट कर रहे हैं, अच्छे तरीके से ट्रीट नहीं कर रहे हैं। जैसे ब्राह्मण है, उसको लोग हमेशा हाथ जोड़ रहे हैं, उसका पांव पड़ रहे हैं, क्योंकि उसका जो प्रेस्टीज है समाज के अंदर, पुराने समाज के अंदर जो वो काफी ज्यादा हुआ करता था। क्लियर? तो सबसे बड़ी बात क्या है कि जो भी आपका एक्सपीरियंस होगा किसी भी एक इंडिविजुअल का, वो बेसिकली उस पर ऊपर डिपेंडेंट होगा कि वो किस सोशल कैटेगरी जो है उसको बिलोंग कर रहा है। और तीसरा है कि मान लीजिए अगर कोई इंसान एक कैटेगरी से दूसरी कैटेगरी में शिफ्ट कर भी रहा है, वैसे कास्ट सिस्टम में तो पॉसिबल नहीं है, इसका क्रिटिसिज्म भी है, कास्ट सिस्टम में तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन यहां तो हो सकता है ना, यहां तो हो सकता है ना कि एक हैव नॉट है और एक हैव है, तो हैव नॉट से कोई किसी के पास पैसा आ जाए, किसी की इंडस्ट्री चलनी शुरू हो जाए, तो वो हैव नॉट से जो वो हैव में अपने आप को चेंज कर सकता है। लेकिन ये बहुत रेयर होता है और बहुत ही ग्रेजुअल प्रोसेस जो है वो हम लोगों को देखने को मिलती है। क्लियर? जैसे थोड़ा सा अगर मैं एग्जांपल भी दूंगा, जैसे आजकल पहले क्या होता था कि स्ट्रेटिफिकेशन मेल और फीमेल में थी कि मेल को सुपीरियर माना जाता था, लेकिन अभी धीरे धीरे जो है वो फीमेल को मेल के इक्वल जो है वो लेके आया जा रहा है। तो वो कहीं ना कहीं एक चेंज है जहां पे जो रैंक है आपके जो सोशल कैटेगरी के अंदर, क्लियर, वो हम लोगों को इंप्रूव होते हुए देखने को मिलते हैं। तो सोशल कैटेगरी के अंदर यहाँ पे बात हो रही है कि वो जो रैंक वुमेन का इंप्रूव हो रहा होगा वो अपनी कैटेगरी के अंदर ही हो रहा होगा। अपनी कैटेगरी का मतलब क्या है कि क्षत्रिय में वुमेन ऊपर आ रही हैं, ब्राह्मण में वुमेन जो है वो ऊपर आ रही हैं, तो धीरे धीरे सारी की सारी वुमेन जो है वो ऊपर आनी शुरू हो जाएंगी। तो हम लोगों को विद इन द कैटेगरी जब भी रैंक में इंप्रूवमेंट होगी तो वो काफी स्लो ग्रोथ होगी। कैटेगरी भी चेंज हो सकती है लेकिन कैटेगरी चेंज करना जो वो काफी मुश्किल होता है, काफी रेयर होता है। तो ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट जो रिगार्डिंग दिस सर्टिफिकेशन हम लोगों को एंथनी गिडन्स के द्वारा लिखे हुए देखने को मिलते हैं। क्लियर? हाँ जी, बताइए जरा, शाबाश। समझ आ रही कहानी सब लोगों को कि नहीं आ रही? सब लोगों को कहानी क्लियर है? ये डन सोशल स्ट्रेटिफिकेशन के बारे में। अब पहला हिस्सा ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन तो ये आ गया। दूसरा हिस्सा सोशल स्ट्रेटिफिकेशन का क्या है कि व्हाट आर दी वेरियस फॉर्म्स ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन। क्लियर? अलग अलग तरह की स्ट्रेटिफिकेशन कौन सी हैं? तो स्टार्टिंग में मैंने आपको यही डिस्कस किया था आप लोगों के साथ। तो यहाँ पे टीबी वॉटमोर के द्वारा जो है वो अलग अलग सोशल स्ट्रेटिफिकेशन जो है उनको अलग अलग तरह से जो वो डिवाइड किया गया है। तो जैसे देखिए, ये आ गई आपकी, पहली आ गई आपकी स्लेवरी। ठीक है जी? तो स्लेवरी में क्या रहता है? स्लेवरी जो है वहां पे मास्टर है, मास्टर वो है जो सारे के सारी डायरेक्शंस दे रहा है, जमीन को ओन कर रहा है, और दूसरा ग्रुप जो आ गया वो आ गया स्लेव आ गया। स्लेव अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकता है, ना खा सकता है, ना बैठ सकता है, उसको थ्रू आउट द ईयर काम करना पड़ता है।
मास्टर हमेशा ऑर्डर देगा, जो भी मास्टर ने कहा स्लेव उसको फॉलो करेगा। यहाँ पे जो स्लेव्स हैं इनकी मेंटल, फिजिकल कंडीशन, इकोनॉमिक कंडीशन बिल्कुल भी अच्छी नहीं होगी। किसी भी तरह की पावर, प्रेस्टीज हम लोगों को स्लेव्स के पास देखने को नहीं मिलेगी। सारे के सारी वेल्थ, पावर, प्रेस्टीज जो है वो किसके पास होगी? मास्टर के पास होगी। मास्टर इनका माई बाप है, मास्टर इनका भगवान है। जो मास्टर इनको करेगा वही स्लेव जो वो फॉलो करेगा। तो पहली स्ट्रेटिफिकेशन की जो टाइप है वो स्लेवरी प्रथा में हम लोगों को देखने को मिलती है। दूसरी है कास्ट। तो कास्ट के बारे में तो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, जहां पे हम लोगों को 4 या 5 अलग अलग वर्णों में जो है वो डिवाइड किया जाता है। तीसरी है एस्टेट। तो एस्टेट के बारे में भी हम लोग जो है वो डिस्कशन कर चुके हैं। एस्टेट में 3 तरह की एस्टेट्स बनती हैं। ऊपर जो है वो क्लर्जी है, उसके बाद नोबल्स आ जाएंगे और सर्व्स आ जाएंगे। क्लियर? जो ज्यादा कंडीशन खराब होगी वो हमेशा सर्व्स की होगी। सर्व्स के पास बहुत ज्यादा अधिकार नहीं होंगे। ज्यादा पावर, प्रेस्टीज और वेल्थ जो है वो सिर्फ किसके पास होगी? क्लर्जी के पास होगी, या जो नोबल्स हैं, जो ऑफिशियल्स हैं, उनके पास हमें पावर देखने को मिलेगी। तो अगेन जो एक्सप्लॉयटेशन है, शोषण है, वो हमेशा यहाँ पे सर्व्स का होगा, यहाँ पे स्लेव्स का होगा, और यहाँ पे जो लोअर वर्ण में लोग आएंगे उनका शोषण हमें होता हुआ देखने को मिलेगा। उनके साथ भेदभाव या डिस्क्रिमिनेशन हम लोगों को होती हुई देखने को मिलेगी। क्लियर? इसके बाद आ जाएगा क्लास। तो क्लास के बारे में भी मैंने आपको एग्जांपल दे दिया था, हैव्स एंड हैव नॉट्स। क्लियर? तो इसके बारे में तो मेरे को लगता है बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत है, क्योंकि शायद आप लोगों को पता ही होगा हैव्स और हैव नॉट्स जो हैं इनके बीच में क्या डिफरेंस हम लोगों को देखने को मिलता है। क्लियर? तो ये जो है वो हमारा फॉर्म्स ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन आ गया। क्लियर? तो जल्दी से जो है वो एक बार थोड़ा सा चैनलाइज करो जो मैंने आपको समझाया। फिर अगला जो टॉपिक है हम लोग दैट इज थ्योरीज ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन, उसकी शुरुआत करते हैं। बस एक सेकंड में पानी पी लेता हूँ, बस एक सेकंड दो मेरे को। चलो, तो देखिए अब ये हमारा मेन काम है, और हम लोगों ने वैसे इसके बारे में तो डिस्कशन कर ही ली हुई है, लेकिन जो जैसे मैक्स वेबर है, कार्ल मार्क्स है, वो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन के बारे में क्या बोलते हैं वो तो हम पढ़ेंगे। कार्ल मार्क्स ने वही कन्फ्लिक्ट थ्योरी की बात की है, तो जो हमने पढ़ा भी है उससे बहुत ज्यादा डिफरेंट नहीं है, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे कार्ल मार्क्स को भी लेके आएंगे। लेकिन सबसे पहले यहाँ पे 3 तरह की थ्योरीज जो है वो हम लोगों को स्ट्रेटिफिकेशन के ऊपर देखने को मिलती है। सबसे पहले फंक्शनल पर्सपेक्टिव देखने को मिलता है। दूसरे नंबर पे मार्क्सियन पर्सपेक्टिव यानी कि कन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव देखने को मिलता है। तीसरे नंबर पे बेवेरियन यानी कि मैक्स वेबर का जो पर्सपेक्टिव है ऑन सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, वो हम लोगों को देखने को मिलता है। तो हम आज का जो हमारा लेक्चर है वहां पे जो पहले वाला पर्सपेक्टिव है दैट इज फंक्शनल पर्सपेक्टिव, इसके बारे में एक बार डिस्कशन कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे फंक्शनल पर्सपेक्टिव की। तो फंक्शनल पर्सपेक्टिव में 2 अलग अलग जो थिंकर्स हैं हमारे, उनको डिस्कस किया जाएगा। सबसे पहले हम लोग टैलकेट पार्सन, वैसे हमने पढ़ा नहीं था क्योंकि हमारे सिलेबस में डायरेक्टली नहीं मेंशन है। क्लियर? तो टैलकेट पार्सन जो है उसने सोशल सर्टिफिकेशन के ऊपर क्या लिखा या क्या कहा उसके बारे में जो वो डिस्कशन करते हैं। क्लियर? अब देखो, सबसे पहले तो याद करो कि जब भी हमने फंक्शनल पर्सपेक्टिव के बारे में डिस्कशन की है तो फंक्शनल पर्सपेक्टिव क्या बोलता है? फंक्शनल पर्सपेक्टिव बोलता है कि जो पूरे की पूरी सोसाइटी है, क्लियर, ये ह्यूमन बॉडी की तरह काम करती है। जैसे मैं हूं तो मुख है, हेयर है, बाल हैं, हाथ हैं, कान हैं, आईज हैं, हर एक का अपना अपना फंक्शन है। और जैसे इंसान की बॉडी में जितने भी अलग अलग इंस्टीट्यूशन या अलग अलग ऑर्गन हमें देखने को मिलते हैं वो सारे के सारे ह्यूमन के लिए इंपॉर्टेंट है, उसी तरह से जो फंक्शनलिस्टिक अप्रोच है ये कहती है कि सोसाइटी में जो भी कंसेप्ट मौजूद है, जो भी इंस्टीट्यूशन मौजूद हैं, वो सारे के सारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं, सारे के सारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो समाज के लिए जरूरी हैं। जब हम लोग कार्ल मार्क्स के बारे में पढ़ेंगे तो वहां पे वो ये चीज को नहीं कहेंगे, लेकिन फंक्शनलिस्टिक अप्रोच क्योंकि कहता है कि सोसाइटी में मौजूद जितनी भी चीजें हैं वो इसलिए मौजूद हैं क्योंकि उनकी जरूरत है, उनकी रिक्वायरमेंट, और उनके बिना सोसाइटी या समाज नहीं चल सकता है। यही कारण है कि जो फंक्शनलिस्टिक पर्सपेक्टिव है
ये जो स्ट्रेटिफिकेशन है इस कंसेप्ट को अप्रूव करता है। ये कहता है कि सोशल स्ट्रेटिफिकेशन होना जो है समाज के अंदर, सोसाइटी के अंदर बहुत ज्यादा जरूरी है। और अगर समाज के अंदर जो है वो हम लोगों को स्ट्रेटिफिकेशन देखने को नहीं मिलेगा तो समाज काम नहीं कर सकता। जैसे अगर बॉडी का किसी ऑर्गन को निकाल दिया जाए तो बॉडी के लिए काम करना जो वो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो उसी तरीके से जो है वो आपका जो टैलकट पार्सन है वो भी इसी स्पेसिफिक चीज का जिक्र करता है और वो कहता है कि जो भी सोशल स्ट्रेटिफिकेशन है वो इसलिए मौजूद है क्योंकि उसकी जरूरत है। क्लियर, उसकी जरूरत है। तो टैलकट पार्सन जो है वो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन को दो ग्राउंड्स के ऊपर जस्टिफाई करता है। पहला शेयर्ड वैल्यूज के ऊपर, दूसरा कॉपरेशन एंड प्लानिंग के ऊपर। अब ये ज्यादा समझ नहीं आया होगा लेकिन अभी मैं समझाता हूं। देखो अब मान लीजिए जैसे मैं बात करूंगा, जैसे यूके की बात कर लेते हैं, यूनाइटेड किंगडम की बात करते हैं। तो यूनाइटेड किंगडम में क्या है, कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी वैल्यूज ऑलमोस्ट सेम है। जैसे उनकी वैल्यूज सेम कैसे हैं कि उनको ऐसा लगता है कि भगवान या गॉड ने उनको अगर यहां पे भेजा हुआ है तो इसलिए भेजा है ताकि वो लाइफ में बेस्ट अचीव कर सके, हर एक चीज को वो अटेन कर सके, हर एक चीज को वो अचीव कर सके। तो यही कारण है जब भी वो अपनी जिंदगी जिएंगे तो वो हमेशा बेस्ट बनेंगे, हमेशा टॉप पे जाएंगे। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको ऐसा लगता है कि जी ठीक है, जो भी हमें मिल जाए हमारे लिए बढ़िया है, जो भी हमें मिल जाए हमारे लिए अच्छा है, हम हर चीज में संतुष्ट है, हम हर चीज में सेटिस्फाइड है, हमें जिंदगी से बहुत ज्यादा उम्मीदें, बड़ी ज्यादा एम्बिशन हमारी नहीं है। तो एक ही सोसाइटी के अंदर, एक ही समाज के अंदर अलग अलग सोच के, अलग अलग वैल्यूज के लोग जो है वो हम लोगों को देखने को मिलते हैं। तो ऑब्वियस ही बात है इनके बीच में डिफरेंसेस होंगे होंगे, क्योंकि जिनकी वैल्यूज हर कुछ अचीव करने की होगी, जिनकी वैल्यू हर कुछ अचीव करने की होगी, तो वो जो भी काम करेंगे उसमें हमेशा टॉप पे जाने की कोशिश करेंगे। तो यही कारण है कि जो बिजनेसमैन है या जो कैपिटलिस्ट है वो हमेशा अपने आप को आगे ग्रो करने की कोशिश करता रहेगा और ज्यादा से ज्यादा पैसा, ज्यादा से ज्यादा वेल्थ जो है उसको एक्यूमुलेट करेगा। और जो जो कम में भी संतुष्ट हैं, पढ़ाई नहीं करना चाहते हैं, क्लियर, ज्यादा वेल्थ नहीं एक्यूमुलेट करना चाहते हैं, वो डिफरेंट ग्रुप बनाएंगे। तो इनका जो ग्रुप बना है वो इनके वैल्यू सिस्टम के ऊपर आधारित है। तो क्योंकि समाज के अंदर अलग अलग लोगों के अलग अलग एस्पिरेशंस होते हैं, तो सेम तरह के जो लोग होते हैं वो एक ग्रुप बना लेते हैं। और जब वो ग्रुप बन जाता है तो वैसे ही यूरोप की जो इन्हीं शेयर्ड बिलीफ के सिस्टम या इन्हीं शेयर्ड वैल्यूज के बेसिस के ऊपर जो हमारा यूनाइटेड किंगडम है, वहां पे पूरे का पूरा जो समाज है वो हैव्स और हैव नॉट्स के बीच में जो वो डिवाइडेड है, ये कैटेगराइज्ड है। क्लियर। जैसे अगर मैं वर्ण सिस्टम की बात करूं, वैसे देखिए वर्ण सिस्टम को जस्टिफाई तो नहीं किया जा सकता, ना ही मैं करूंगा कभी, लेकिन फिर भी वर्ण सिस्टम जो आया तो उसके बारे में जब आप लोगों को थोड़ा सा पता होना चाहिए। वर्ण सिस्टम की शुरुआत देखो क्या हुई, जब वर्ण सिस्टम की ऋग्वेदिक टाइम पीरियड के ऊपर शुरुआत हुई तो वर्ण सिस्टम जो है वो कभी भी रिजिड वर्ण सिस्टम नहीं हुआ करता था, वो फ्लेक्सिबल होता था। फ्लेक्सिबल का मतलब क्या है कि ब्राह्मण उसको कहा जाता था जो वेदों का ज्ञानी होता था, यानी कि पढ़ाई लिखाई करने वाला होता था। क्षत्रिय उसको कहा जाता था जो वॉरियर होता था, जो ट्रेडर्स होते थे उनको वैश्य कहा जाता था, और जो बाकी काम परफॉर्म करते थे उनको शूद्र कहा जाता था। तो ये इतना फ्लेक्सिबल था कि कल को मान लीजिए कोई वैश्य जो है वो वेदों का ज्ञानी हो जाता है, या वो है ना एजुकेशन ग्रहण कर लेता है, शिक्षा ग्रहण कर लेता है, तो वो ब्राह्मण हो जाता था। और ब्राह्मण अगर कोई ढंग से काम नहीं करता है या लड़ना शुरू कर देता है तो वो क्षत्रिय हो जाता था, बिजनेस में आ जाता था तो वो वैश्य हो जाता था, नहीं तो ब्राह्मण भी क्या बन जाता था, शूद्र बन जाता था। तो स्टार्टिंग में जो क्लास या स्टार्टिंग में जो कास्ट सिस्टम हमारे यहाँ पे होता था, ये शेयर्ड बिलीफ्स के ऊपर, शेयर्ड वैल्यूज के ऊपर ही आधारित था। यानी कि जो सारे लोग जो है ना वेदों के धर्म के ज्ञाता होंगे, उनकी एक वैल्यू होंगी, वो है ना, क्योंकि अब मेरे को अगर धर्म के बारे में पता है तो मैं ही बताऊंगा ना पूरी दुनिया को कि धर्म का मतलब क्या है। तो ब्राह्मण जब उनकी एक अपनी वैल्यू है, तो और जब मैं बताऊंगा कि धर्म का मतलब क्या है, और पूरा दुनिया ही उस टाइम पे, पूरा देश ही उस टाइम पे जो है वो धर्म या रिलीजन के नाम पे चल रहा है, तो ऑब्वियसली मतलब सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा तो मैं ही हो जाऊंगा सोसाइटी का। दूसरा दूसरा वो आएगा जो वॉरियर लोग होंगे, लड़ने वाले लोग होंगे, जब जरूरत पड़ रही होगी तो लड़ने जाएंगे, तो वो क्षत्रिय होंगे उस स्पेसिफिक टाइम पे। तो स्टार्टिंग में तो ब्राह्मण बड़े इंपॉर्टेंट होते थे, लेकिन जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ा और लोगों ने एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा करना शुरू किया तो क्षत्रिय जो अपने आप इंपॉर्टेंस में आ गए।
क्लियर। तो क्षत्रिय वो लोग थे जिनका कॉमन बिलीफ था कि हमने इस एरिया को, इस टेरिटरी को जो है वो प्रोटेक्ट करके रखना। वैश्य जितने भी थे वो सारे का सारा उनका कॉमन बिलीफ था कि हमने इस एरिया में जो है वो ट्रेड करना है या बिजनेस करना है। क्लियर। तो जो कास्ट सिस्टम भी हम लोगों को देखने को मिलता था वो किसके ऊपर था, वो शेयर्ड वैल्यूज के ऊपर था, जहां पे जो जितने ब्राह्मण थे उनकी कॉमन वैल्यूज थी, सारी सेम चीजें ग्रहण करते थे, सेम उनकी जिम्मेवारियां थी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी। जो क्षत्रिय थे उनकी सेम वैल्यूज थी, जो शूद्र थे या वैश्य थे उनकी भी सेम वैल्यूज हुआ करती थी। तो टैलकट पार्सन ने ही कहा कि देखिए जो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन है वो इसलिए है, जिसके दो रीजन बताए। पहला उसने बताया ड्यू टू शेयर्ड वैल्यू। तो जब शेयर्ड वैल्यूज होंगी तो ऑब्वियस बात है अलग अलग ग्रुप्स जो है वो हम लोगों को समाज या सोसाइटी के अंदर बनते हुए देखने को मिलेंगे। और हर एक ग्रुप जो होगा उसकी अपनी वैल्यू के अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी और वो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को जो है वो निभा रहा होगा। अगर मान लीजिए सोसाइटी या समाज में किसी को पता ही नहीं है कि लड़ाई किसने करनी है, लड़ना किसने है, किसने टेरिटरीज को जो वो प्रोटेक्ट करना है, तो कल को कोई भी आएगा तो इस टेरिटरी को जो है प्रोटेक्ट नहीं किया जाएगा। तो यही कारण है यहाँ पे फिर एक लोग बना दिए क्षत्रिय वॉरियर, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रख दी कि आप इस टेरिटरी को जो क्या करोगे, प्रोटेक्ट करोगे। तो यही शेयर्ड वैल्यूज हैं पूरी के पूरी समाज या सोसाइटी की, जहां पे कुछ लोगों को टेरिटरी को प्रोटेक्ट करने के काम दिया गया, कुछ को बिजनेस करने का काम दिया गया, कुछ को बाकी काम करना जो है या बाकी काम करने का जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया। तो ये इसलिए दिया गया क्योंकि हर एक इंसान जो अलग है, डिफरेंट है। अब समाज का मतलब यही है कि हम सारे के सारे लोग जो एक दूसरे की हेल्प करेंगे, एक दूसरे की मदद करेंगे। तो शेयर्ड वैल्यूज के बेसिस के ऊपर ही अलग अलग लोग जो है एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करते हैं, प्रॉपर प्लानिंग करते हैं और उस प्लानिंग को हम लोगों को एग्जीक्यूट होता हुआ देखने को मिलता है। तो मान लीजिए अगर समाज के अंदर जहां पे लाखों लोग रह रहे हैं, अगर कोई भी इनमें से सुपीरियर नहीं है, मान लीजिए किसी कंपनी में जो है वो 100 लोग काम कर रहे हैं और वहां पे एक भी मैनेजर नहीं है, मतलब जो उन लोगों को डायरेक्शंस दे, उन लोगों को ऑर्डर दे कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। क्लियर। अगर मान लीजिए खुद सोचिए कि किसी कंपनी में मैनेजर ही नहीं है, सारे लोग 100 लोग बैठे हुए हैं, उनको कहा अपनी मर्जी से काम करो, तो वो काम नहीं कर पाएंगे। कोई एक ऐसा इंसान चाहिए होगा जो उन सबसे काम करवाए, और काम वही करवा सकता है जिसको ये सारे के सारे लोग एक्सेप्ट करें। और उसके लिए हायरार्की में टॉप पे बिठाया जाता है मैनेजर, और मैनेजर फिर पूरे के पूरी ऑर्गेनाइजेशन को जो है वो कंट्रोल रेगुलेट करने की कोशिश करता है, जिसके जरिए जो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स हैं उनको अचीव किया जा सके। सिमिलरली सोसाइटी के अंदर भी अकॉर्डिंग टू टैलकट पार्सन, क्लियर, अकॉर्डिंग टू टैलकट पार्सन सोसाइटी या समाज के अंदर भी जो कॉपरेशन एंड प्लानिंग है उसके लिए स्ट्रैटिफिकेशन की जरूरत पड़ती है, जहां पे कुछ लोग हायरार्की में टॉप पे होते हैं, वो डिसीजन लेते हैं, इंप्लीमेंट करवाते हैं, या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है पूरी की पूरी समाज या सोसाइटी है उसको चलाने की, उसको आगे बढ़ाने की। तो इन दो ग्राउंड्स के ऊपर फंक्शनलिस्टिक अप्रोच में टैलकट पार्सन जो है वो इस चीज को एंडोर्स करते हैं, इस चीज को एक्नॉलेज करते हैं कि जो सोशल स्ट्रैटिफिकेशन है उसकी आवश्यकता है, उसकी जरूरत है। समझ आ रही कहानी की नहीं आ रही? ठीक है। तो पहला हिस्सा इसका ये हो गया कि टैलकट पार्सन के द्वारा इसके बारे में क्या कहा गया। लेकिन ध्यान रखना, टैलकट पार्सन जो है ना, उसने एक गलती कर दी। उसने एक गलती क्या की कि अब जैसे मैंने कास्ट सिस्टम का इंडिया में एग्जांपल लिया, तो शेयर्ड वैल्यूज तो तब तक जस्टिफाइड है जब तक कास्ट सिस्टम में रिजिडिटी नहीं है, तब तक तो जस्टिफाइड है ना। कि जैसे मान लीजिए कोई वैश्य है, उसकी वैल्यू जो है वो डिफरेंट है ना, वो वेदों का ज्ञान नहीं होना चाहता, वो कर लेके तो फिर ऑब्वियस बात है वो ब्राह्मण बन जाएगा। लेकिन ऐसा सिस्टम जो कास्ट जैसा सिस्टम जहां पे रिजिडिटी आ गई, मतलब अगर कोई वैश्य जो है या क्षत्रिय जो है वो भी वेदों का ज्ञान नहीं है, फिर भी वो ब्राह्मण नहीं बन सकता है, उस हायरार्की में ऊपर नहीं जा सकता है। तो प्रॉब्लम क्या है कि जहां पे फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर होंगे, जैसे हैव्स और हैव नॉट्स है, तो वहां पे ऐसा डिसाइड नहीं था कि यही रूल करेंगे। क्लियर। वहां पे ये था कि अगर कल को कोई हैव नॉट है, अगर वो भी वेल्थ जनरेट कर लेता है, पैसा बना लेता है, तो वो भी हैव्स का हिस्सा बन सकता था। लेकिन हम लोगों को जैसे रिजिड कास्ट या रिजिड सोशल स्ट्रेटिफिकेशन लाइक कास्ट सिस्टम इन इंडिया, यहाँ पे थोड़ा सा जो शेयर्ड वैल्यूज हैं वो, क्योंकि वहां पे इंडिविजुअल जो है वो एक ही जहां पे पैदा हो रहे हैं बस वहीं पे ही रह जा रहे हैं, वो कभी ऊपर नहीं जा पा रहे हैं, तो जो उनके शेयर्ड बिलीफ होंगे हो सकता है उस ग्रुप के साथ ना हो, टॉप अगले ग्रुप के साथ हो, तो वहां पे उनकी मोबिलिटी को अगर रोक दिया जा रहा है तो ह्यूमन ग्रोथ के ऊपर भी कहीं ना कहीं नेगेटिव इंपैक्ट पड़ रहा है। तो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन को कहीं ना कहीं जो जस्टिफाई किया टैलकट पार्सन के द्वारा, तो उसका जो सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म है वो यही है। क्लियर। तो इसका जो क्रिटिसिज्म है वो ये है कि ये जो थ्योरी है ये बेसिकली वहीं पे ही एप्लीकेबल है जहां पे सब लोग बराबर हैं, जहां पे सभी लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं आगे बढ़ने की। अब हमारे यहाँ पे जो कास्ट सिस्टम है, जो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन का एक एग्जांपल है, वहां पे तो
आजकल जा सकते हैं, लेकिन जो कास्ट सिस्टम होता था हमारा, वहां पे जो जिस कास्ट में पैदा हुआ वो उसी कास्ट का काम किया करता था, वो अपने पोटेंशियल के अकॉर्डिंगली आगे नहीं जाया करता था। तो बेसिकली ये वाली जो थ्योरी है ये सिर्फ वहीं पे ही एप्लीकेबल है जहां पे स्ट्रेटिफिकेशन रिजिड नहीं है, स्ट्रेटिफिकेशन ओपन है। ओपन स्ट्रेटिफिकेशन का मतलब होता है जहां पे कोई भी लोग हिरार्की में शिफ्ट हो सकते हैं। जैसे वैदिक पीरियड में कास्ट सिस्टम या वर्ण सिस्टम जो था वो ओपन हुआ करता था, वैदिक पीरियड के बाद वो वर्ण सिस्टम जो क्लोज हो गया, मतलब जो जिस वर्ण में है वो उसी वर्ण में रह गया, उस वर्ण से बाहर नहीं जा पाया। तो ये बेसिकली ओपन जो स्ट्रेटिफिकेशन है और एडवांस सोसाइटीज हैं जहां पे इक्वालिटी है, वहीं पे ये सिस्टम एप्लीकेबल है। लेकिन जो हमारे यहाँ का कास्ट बेस्ड सोसाइटी है जहां पे रिजिडिटी ऑफ कास्ट हमें देखने को मिलती है, वहां पे हम लोगों को शायद ये जो टैलकेट पार्सन का फंक्शनलिस्टिक पर्सपेक्टिव है ये बहुत ज्यादा सूटेबल या बहुत ज्यादा इंप्लीमेंट होता हुआ देखने को नहीं मिल रहा है। क्लियर। दूसरी बात, इसने ये नहीं बताया, इसने वैल्यूज की तो बात की, लेकिन इसने ये नहीं बताया कि हो सकता है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, जैसे इंडिया का एग्जांपल ले लेते हैं। कुछ समय पे जो है वो, जैसे नक्सलवादी मूवमेंट चल रही थी, तो नक्सल जो थे वो स्टेट की जो वैल्यू है, क्लियर, उसको रिजेक्ट कर रहे थे और उन्होंने देश के खिलाफ ही हथियार उठाए हुए थे। तो मान लीजिए अगर कोई उन वैल्यूज को मानने से मना कर देता है तो उसमें क्या हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे तो चल रहा है ना कि हर एक इंसान जो है वो उन वैल्यूज को एक्सेप्ट करता है और उसके बेसिस के ऊपर सोसाइटी में डिवीजन हो जाता है। मान लो कि जो एस्टेब्लिश्ड वैल्यूज हैं, जो एग्जिस्टिंग वैल्यूज हैं, जैसे जब हम लोग आजाद हुए तो हमारे पूरे देश की एक वैल्यू थी कि पूरे देश को जो है वो चलाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेवारी जो है वो किसकी होगी, स्टेट की होगी, जिसमें मेनली सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई। फिर इंडिया के अंदर ही कुछ लोग खड़े हुए, उन्होंने कहा कि हम स्टेट को नहीं मानते हैं। तो उस सिचुएशन में तो फिर शेयर्ड वैल्यू नहीं हुई ना, क्योंकि वो लोग उस वैल्यू को नहीं कंसीडर कर रहे हैं जो वैल्यू ये कह रही है कि पूरे का पूरा जो देश है उसको किसके द्वारा चलाना है, उसको जो है वो सेंटर के द्वारा चलाना है। तो उस सिचुएशन में जो वो टैलकेट पार्सन की जो शेयर्ड वैल्यूज वाली थ्योरी है वो हम लोगों को ज्यादा बेटर देखने को नहीं मिलती है। इसके साथ साथ इसने जो एलीट सेल्फ रिक्रूटमेंट है, अब देखिए एलीट सेल्फ रिक्रूटमेंट का मतलब होता है जहां पे, जैसे मान लीजिए कोई टॉप पे पहुंच गया, किसी बिजनेस है ना, कंपनी में पहुंच गया, तो उसके बच्चे बुच्चे जो होते हैं वो उसी कंपनी में प्लेस हो जाते हैं। ये हम लोग बहुत बार इवन सरकारियों में भी ऐसा देखते हैं। वैसे सरकारियों में तो चलो कंपटीशन जो है रहता है, नहीं तो ऐसा देखा जाता है कि एक परिवार जो सेटल हो गया उसी परिवार के लोग जो है वो, मान लीजिए कोई है ना, एक जैसे नॉर्मली एक परिवार, एक फैमिली है, वो सारे बड़े बड़े बिजनेसमैन को जानता है, तो उसके बच्चे जो वो किसी ना किसी बिजनेसमैन के पास चले जाएंगे। तो मेनली जो रिक्रूटमेंट है वो कभी कभी शेयर्ड वैल्यूज के ऊपर, टैलेंट के ऊपर नहीं होती है। वो जो रिक्रूटमेंट हम लोगों को देखने को मिलती है वो कभी कभी जो एलीट रिक्रूटमेंट भी होती है। यानी कि एलीट रिक्रूटमेंट का मतलब क्या है कि जहाँ पे जो टॉप के लोग हैं उन्हीं के बच्चे या उन्हीं की रिक्रूटमेंट जो है, या वही लोग जो है वो कहीं ना कहीं हायरार्की में आगे मूव करते हुए देखने को मिलते हैं। जो शेयर्ड वैल्यू की बात हो रही है, जो सारे लोग शेयर कर रहे हैं, उनमें हो सकता है कि सब लोग जो एक कमरे के अंदर उन सब में इक्वल टैलेंट हो, लेकिन शायद उनमें से वो एक टैलेंटेड इंडिविजुअल जिसको उनको लीड करने के लिए चूज किया जाए वो किसी एक परिवार विशेष को बिलोंग करता हो। तो इस तरह की सिचुएशन जो है वो हम लोगों को रियल लाइफ में देखने को मिलती हैं। जो टैलकेट पार्सन का जो फंक्शनल पर्सपेक्टिव है इसको अपोज करती हैं, ये इसके बिल्कुल अगेंस्ट है, इसके बिल्कुल अपोजिट है। क्लियर, समझ आई कहानी की नहीं आई? ठीक है, डन। तो ये था हमारा थोड़ा सा किसके बारे में, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन के बारे में। तो कल हम लोग जो वो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन जो है उसी को आगे बढ़ाएंगे और यहीं पे फंक्शनलिस्टिक पर्सपेक्टिव में डेविस और जो मूर है उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। और साथ में जो है वो हम लोग जो कार्ल मार्क्स है, मैक्स वेबर है और बाकी जो क्लास वगैरह के ऊपर उनकी थ्योरीज हैं उनको भी डिस्कशन करेंगे। क्लियर, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।